सितंबर 2020 में उनका इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के पीछे भी बहुत बड़ी साजिश थी। मैं अनजान सी रही। कोरोना घर से यहाँ तक कि अपनी सर्विस के लिए भी जाती हूँ, मेरे पीछे गुंडे लगते हैं। वो कैमरा लेके मेरे पीछे मुझे रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? मेरे हस्बैंड की लिखी हुई एक पूरी उनकी ज़ुबानी और उनकी पूरा लिखा हुआ उनका बयान है, उन्हीं के हैंडराइटिंग में है, उन्हीं के विद सिग्नेचर है। कुछ लोगों ने उन्हें मेंटली बहुत प्रेशर किया था, परेशान कर रहे थे। फ़ोन किया मुझे बड़ी ने, बेटी बोली मम्मा 4 बार 1 घंटे में 4 लोगों ने चक्कर लगा दिया है और आके और उसी से पूछा किसी बच्चे से कि वाहिद खां का बेटा कौन सा है। तो मैं फ़ौरन में घर आई वापस। जब मैं फ़ौरन घर वापस आई तो मैंने भाई मुझे मेंटली इतना प्रेशर, इतना डिप्रेशन, बाहर निकलना मेरा दुश्वार है। किसी भी तरह से मैं हिम्मत हार जाऊं, जब कहीं से भी नहीं चली लोगों की कैरेक्टर से लेकर दुनिया की, अब मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी कैमरे के सामने में क्या क्या बताऊं, क्या क्या अल्फाज मैं अपने लिए सुन रही हूँ। यहाँ के चेयरमैन साहब के गुजरने के बाद मेरे साथ जो प्लानिंग हुई वो ये थी प्लानिंग कि अब इनके फैमिली में कोई भी बचा नहीं जी। हमारी राजनीतिक फैमिली थी, इनकी फैमिली में कोई भी नहीं बचा है। बस यही एक लेडी ऐसी है जो पढ़ी है, लिखी है, समझदार है, वक्ता भी है। और अगर ये थोड़ा सा भी आगे बढ़ गई है, लोगों ने इसको लाइक कर लिया, तो कहीं ऐसा नहीं हो ये हमें डिफीट कर रहा है। मेरी सीधी सी लड़ाई अब उन लोगों से है जो उनसे करवा रहे हैं। आप ठीक है, ये आपने कई बार इस बात को दोहराया कि कुछ लोग हैं जो करवा रहे हैं। तो कौन लोग हैं वो आखिर? आप उनको आप भी जानते हैं, पब्लिक जानती है। इस्लाम नगर में, पूरे इस्लाम नगर के या पूरे क्षेत्र में मेरे हस्बैंड का कोई भी विरोधी नहीं था, और जो था उसको सब लोग जानते हैं और चर्चित भी है, और उसको अपनी हार का भी डर है और मुझसे बहुत डर है। अब आपको मैंने इतनी बात बताई कि इलेक्शन, साथियों कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेदी बज चुकी है, चुनावी बिसात बीत चुकी है। प्रत्याशियों ने अपने अपने मोहरे सजा दिए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में बदायूं की बात करें तो आगामी 14 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। यहाँ वोट पड़ेंगे और किसी प्रत्याशी के भाग्य का फैसला यहाँ का मतदाता करेगा। साथियों बदायूं की अगर हम बात करें तो बदायूं में सबसे चर्चित सीट जो है इस वक्त सहसवान है। सहसवान 113 विधानसभा है। चेहरे भी वहाँ पे काफ़ी चर्चित हैं। पूर्व राज्य मंत्री ओमकार सिंह यादव के बेटे ब्रजेश यादव समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। डीपी यादव जो हैं उनके बेटे सुपुत्र कुणाल यादव इलेक्शन लड़ रहे हैं सहसवान से। बसपा से हाजी बिट्टन अली पिछले काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, वो सहसवान विधानसभा क्षेत्र में वो बसपा से प्रत्याशी हैं। और अगर हम बात करें भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने मजबूत प्रत्याशी की अपेक्षा भाजपा से की जा रही थी उतने मजबूत प्रत्याशी भाजपा से डी.के. भारद्वाज शायद साबित नहीं हो पाएंगे। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ सहसवान आए थे, उन्होंने सभा की थी, रैली की थी, तब ये लगा था कि शायद भाजपा अब इस बार सहसवान की सीट भी नहीं छोड़ना चाहती। क्योंकि अगर हम बदायूं की बात करें तो 6 की 6 विधानसभा सीटों पर कभी समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ करता था। समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता था बदायूं। अति विशिष्ट ज़िलों में बदायूं की गिनती की जाती थी। अखिलेश यादव के छोटे भाई सांसद धर्मेंद्र यादव वहाँ से सांसद थे। सहसवान की बात करें, पूर्व में मुलायम सिंह यादव सहसवान से चुनाव लड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाती थी। रामपुर बदायूं को विशिष्ट ज़िलों में गिना जाता था। लेकिन एक दौर ऐसा आया 2017 में जब भाजपा की लहर आई तो समाजवादी पार्टी से ये सीटें भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली और 6 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन क्योंकि सहसवान की सीट भाजपा नहीं जीत पाई तो वो टीस कहीं ना कहीं भाजपा के दिल में थी और रहती होगी कि सहसवान को भी जीत लिया जाए। योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लोगों ने इसी से जोड़कर देखा था। लेकिन जिस तरह के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि उतनी ज़्यादा मजबूती नहीं है। साथियों आज जो हम लोग आपसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए जो आए हैं आपके पास, उसका एक कारण है। आप सहसवान विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त ब्रजेश यादव और बसपा से हाजी बिट्टन दोनों के बीच में मजबूत प्रतिद्वंद्विता है। इस वक्त इसी बीच में एक इंसिडेंट हुआ कि इस्लाम नगर से पूर्व चेयरमैन वाहिद खां की बीवी का एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जिस पर यह आरोप लगाया गया कि हाजी बिट्टन के समर्थकों ने वो वीडियो बनाया था। वो उनका ये कहना था कि ये वोट मांग रही थी, जबकि वो एक अध्यापिका है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी के भी पक्ष में वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि उन्होंने इसके लिए निराधार भी बताया, बहुत
बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज हम इस्लाम नगर पहुँचे हैं। इसी बीच में एक इंसिडेंट और हो गया कि कुछ लोगों ने कुछ अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पे करना शुरू कर दी। वो कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं को टारगेट किया जा रहा था। ये उनका आरोप है, उनका कहना है। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग इस्लाम नगर आए हैं और चलिए हम उनसे बात करते हैं और उन आरोपों की सच्चाई जानते हैं और उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। साथियों, हमने जैसा आपसे कहा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वाहिद अली खान साहब की विधवा हैं और प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार से इस्लाम नगर के आती हैं बुशरा वाहिद खान। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चैनल पर आने के लिए। शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या सारा मामला क्या है ये सारा? एक्चुअली में है क्या कि मेरे हस्बैंड यहाँ 2 बार लगातार चेयरमैन रहे। 2010 से 2012 तक कंटिन्यूअस वो यहाँ के चेयरमैन पद पर रहे और यहाँ पर बहुत ही इज़्ज़तदार और बहुत ही मतलब प्राउडली मैं इस बात के लिए कह सकती हूँ कि उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टी से दिलों में उतर गए वो लोगों के। इस तरह से यहाँ उन्होंने चेयरमैनी की। लेकिन मेरी बदनसीबी, मैं कुछ ही दिन उनके साथ रही, उसके बाद वो लास्ट सितंबर 2020 में उनका इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के पीछे भी बहुत बड़ी साजिश थी। मैं अनजान सी रही। कोरोना एक ऐसी बीमारी इस समाज में 2020 में ऐसी आई कि कोई किसी से मिल नहीं पाया, लोग एक दूसरे से जुदा हो गए, कोई किसी की खैरियत नहीं ले पाया। पूरी कंस्पायरेसी ये रही कि पहले मेरे पूरे घर वालों को सबको क्वारंटाइन कराना और ताकि हम एक दूसरे से डिस्कस ना कर सकें, मिल ना सकें, कौन कहाँ किसी को एक दूसरे को देख ना सकें। तो पूरी साजिशन एक प्लान के तहत हमारे साथ पूरे घर के साथ प्लान हुआ। अगर कोरोना महामारी बीमारी थी, छुआछूत वाली बीमारी थी, तो मैं, मेरा बच्चा, मेरा 2 साल का, जब वो 1 ही साल का था मेरा बेटा, 1 साल का बेटा, मैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, 2 छोटी बेटियां मेरी, 9 साल की, एक 8 साल की, हम लोग एक साथ खाना खाते, एक साथ रहते, एक साथ ही रहे लास्ट तक। हमें क्यों नहीं कुछ हुआ, लेकिन बस ये था कि जैसे एक तलाश थी किसी की कि किसी तरह से ये हमारे कब्ज़े में आए और हम इसके साथ खेल खेलें। मगर कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने उनकी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। ये एक बड़ा आरोप है। अगर एक इतने सम्मानित व्यक्ति के साथ जो पूर्व चेयरमैन रहे हों और उनके साथ अगर आप उनकी वाइफ है, अहलिया, ये आरोप लगा रही हैं, तो ये आरोप किस पर है आपका? मेरे पास मेरे हस्बैंड की लिखी हुई एक पूरी उनकी ज़ुबानी और उनकी पूरा लिखा हुआ उनका बयान है, उन्हीं के हैंड राइटिंग में है, उन्हीं के विद सिग्नेचर है। कुछ लोगों ने उन्हें मेंटली बहुत प्रेशर किया था, परेशान कर रहे थे और इस बात की आवाम गवाह है यहाँ की, इस्लाम नगर की, कि जगह जगह उन्हें बेइज्जत किया गया। 2 बार उन्हें साजिशन, इलेक्शन हराना, बहुत सारी साजिशें हैं मेरे पास। और अब मैं कुछ ही दिनों में सारी चीज़ों को लेकर, और जो कि अब मेरे साथ भी हो रहा है। पहले मेरे रोज़गारों पे हमला, पहले यहाँ से शुरुआत हुई, पहले मेरे रोज़गार पे हमला कि इसका रोज़गार नहीं चलना चाहिए, इसको पहले मुझे डिफीट देने की कोशिश की मेरे बिज़नेस से, ठीक। लेकिन अल्लाह राज़िक रिस्क देने वाला है, किसी से कुछ नहीं होता। अगर उसने मेरे नसीब में जो भी लिखा है मैं करूँगी, ठीक है, यहाँ से ही मुझे मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, चेयरमैन साहब के गुजरने के बाद मेरे साथ जो प्लानिंग हुई वो ये थी प्लानिंग कि अब इनके फैमिली में कोई भी बचा नहीं जी। हमारी राजनीतिक फैमिली थी, इनकी फैमिली में कोई भी नहीं बचा है। बस यही एक लेडी ऐसी है जो पढ़ी है, लिखी है, समझदार है, वक्ता भी है। और अगर ये थोड़ा सा भी आगे बढ़ गई है, लोगों ने इसको लाइक कर लिया, तो कहीं ऐसा नहीं हो ये हमें डिफीट दे, सिर्फ और कोई वजह नहीं थी। मगर अभी बिकॉज़ मैं एक एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा कोई ऐसा पब्लिक में रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन पब्लिक दीवानी है मेरे शोहर की, मुझे जगह जगह स्पेशल गेस्ट बना के बुलाती है। और अब मेरी फैमिली में मेरी ज़िम्मेदारी हो गई है, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। जब मेरे हस्बैंड इत्तेफाक से, मेरे ये कुदरती चीज़ें होती हैं कुछ, उन्होंने अपने इंतकाल से पहले, हम लोग बैठे ऐसी सोफ़े पे चाय पी रहे थे, मुझसे एक वचन लिया था, एक वादा लिया था, कुदरती उनके दिल से निकला होगा कि बुशरा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो तुम वो सारे मेरे फ़र्ज़ निभाना जिससे लोग मुझे याद रखते हैं। तो बस उनकी यही एक बात है। मैं सब जगह सुख दुख में सबके शामिल होती हूँ, नौकरी भी कर रही हूँ, छोटे बच्चे भी पाल रही हूँ, अपना कारोबार भी देखती हूँ, लेकिन साथ में पब्लिक के सुख दुख में शामिल होती हूँ मैं। अब एक्चुअली में चुनावी माहौल चल रहा है, तो चुनावी माहौल में सुख दुख में शामिल होने से लोगों के दिलों में भी बस गई हूँ मैं।
कि ये हैं, जहाँ भी जाती हूँ एज ए सेलिब्रिटी, अरे आप है वाहिद खां की बीवी, आप है वाहिद खां की बीवी, तो लोगों की भीड़ लग जाती है मेरे पास। हालांकि ना ही मैं किसी से वोट की अपील करती, ना ही मैं किसी से कुछ कहती हूँ। अगर कोई भी, कितने वीडियोस मेरे लिए आए हैं, आप एक भी वीडियोस में ये साबित करके दिखाइए मेरे हाथ में किसी पार्टी का झंडा है, बैनर है, या मैंने किसी से वोट की अपील की है। आप नहीं साबित कर पाएंगे। मैंने वीडियो देखी थी, उस जो वीडियो हमारे पास आई थी उसमें आप सड़क पर जा रहे हो, बाकी पब्लिक पीछे पीछे है, जिसको ये क्लेम किया गया था, जो ये आरोप लगाया गया था कि आप वहाँ वोट मांग रहे हैं। तो क्या आप वहाँ वोट मांगने गए थे? वहाँ पर एक सलीम भाई हैं, नसीम या सलीम नाम है उनका भाई का, उनका इंतकाल हुआ था वहाँ, तो नदेरी गांव बराबर में, इस्लाम नगर में ही समझ लीजिए जी। तो वहाँ जब मैं उस गांव में गई तो वहाँ पर लोगों को पता लगा कि वाहिद खान की बीवी आई हैं। मेरे हस्बैंड गरीबों के मसीहा और आसपास के क्षेत्र आज भी रोता है उनके लिए, तो सबको एकदम शौक थे, वाहिद खान की बीवी आई हैं। अच्छा जो भी था वो आता गया, जुड़ता चला गया, वाहिद खान की बीवी आई हैं, आता गया। जैसे जब मैं अपनी वापस आने लगी, मैं अपनी कार के पास आई तो कुछ लेडीज़ मुझे विदा करने के लिए आई और मेरे पीछे पता नहीं अचानक से या तो किसी ने उनको, विरोधी लोगों ने उनको भेजा, या तो विरोधी लोगों की चाल थी, या हो सकता है वो मेरे शोहर के दीवाने हों। ये भी हो सकता है मेरे शोहर के दीवाने हों या विरोधी लोगों की वो चाल हो। मेरे पीछे से आए, मैं विदा होने के लिए मैं कार तक आ रही हूँ। आप वीडियो को गौर से सुनिए, उस वीडियो में एक आवाज़ आएगी, वाहिद खान जिंदाबाद। ना तो वाहिद खान इस दुनिया में है, ना वाहिद खान प्रत्याशी हैं, ना वाहिद खान यहाँ पर हैं। तो वो तो किसी का इलेक्शन ही, वो तो किसी का मोहब्बत में भी आ सकता है, किसी की मोहब्बत में, हाँ, एक वो उनकी मोहब्बत भी कह सकती हूँ मैं उन लोगों की, ऐसी बात नहीं है, और विरोधियों की चाल भी कह सकती हूँ। देखिए, जब दो लोग प्रत्याशी होते हैं, मान लीजिए अगर हम आपके नगर पंचायत के चुनाव की अगर हम बात करें आपके, तो दो लोग कॉम्पिटिटर होते हैं और जाहिर सी बात है दोनों को वोट भी पड़ते हैं। तो अगर कुछ लोग किसी का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग किसी के विरोध में भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है आपने भले ही डिफीट की हुई वहाँ, लेकिन लोग तो होंगे जो उनके दीवाने हो या उनसे प्यार करते हों। लेडीज़ स्पेशली बहुत ज़्यादा मुझसे गले लगने लगी, रोने लगी, दुआएं देने लगी। जो बुजुर्ग हैं वो दुआएं दे रही थी, बच्चों को पूछ रही थी। अब उसका विरोधियों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अच्छा कि इसके जॉब भी छीनो। मैंने अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बोला था कि बिज़नेस से स्टार्ट हुआ। बिज़नेस मानी यानी कि उनको पहले पैसे की तरफ से डिफीट दी जाए ताकि ये आगे कोई हमसे लड़ाई में मुकाबला। मेरी किसी से लड़ाई ही नहीं है। मेरी तो मेरे हस्बैंड के उसूलों पे अब मैं चल रही हूँ। अगर मैं लड़ती तो उस वक्त लड़ती जब मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ था। उस वक्त मैंने अल्लाह के ऊपर सब्र करके अपने बच्चों को पालने का अहद करके, जब भी मेरे पास बहुत ऑफ़र आए, अलीगढ़ में फ़्लैट दिला देंगे, इतने रुपए दे देंगे, आप यहाँ से चली जाओ छोड़ के, मैंने कहा भाई जहर खा सकती हूँ लेकिन अपने हस्बैंड का वतन नहीं छोड़ सकती। जहर खा के बेइज्जती की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बर्दाश्त है और मजबूत बहुत हूँ। दुनिया की कोई ऐसी बात मेरे लिए नहीं है जो फेसबुक पे नहीं हुई है। दुनिया की कोई ऐसी गंदी बुरी से बुरी बात मैंने सब झेल ली। भाई आखिरी पड़ाव है, इसको भी झेलूँगी। अब एक्चुअली में जब देख लिया कि सब तरफ से हार चुके हैं मुझसे, बस ना मैं किसी से वोट की अपील कर रही। डर क्या है मुझसे ये समझ नहीं आता। ऐसा कौन सा डर है मेरे ऊपर, मेरे पीछे गुंडे लगा देना। जब मैं अपने घर से यहाँ तक कि अपनी सर्विस के लिए भी जाती हूँ, मेरे पीछे गुंडे लगते हैं। वो कैमरा लेके मेरे पीछे मुझे रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? जब मेरे हस्बैंड ने 30 साल यहाँ की बहू, बेटी, माँ, बहन सबकी इज्जत की है, आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वजह क्या है मेरी कुछ समझ में नहीं आता। वजह क्या है? शायद ये डर हो कि चरवनी के इलेक्शन में कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे आके तो इसको पनपने से पहले ख़त्म कर दो। इसको पनपने अच्छा, से मुझे एक बात बताइए, आपने एक बात अभी ये कही कि लोग पीछा कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं। देखिए, गाड़ी पीछे लगती है भाई, गाड़ियाँ पीछे लगती हैं, बात ठीक है, लोग कैमरे लेके पीछे लगते हैं। लेकिन एक बात मुझे आप ये बताइए कि आप एक महिला हैं, महिला नहीं भी होती तो एक भारत का एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें धाराएं हैं इस सब चीज़ों के लिए। हमारे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा निर्भया कांड के बाद तो महिलाओं के सम्मान की बहुत ज़्यादा बात की गई और पोस्को जैसे एक्ट भी लागू किए गए कि अगर कोई किसी महिला का उत्पीड़न कर रहा है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, और उसको वो उनके खिलाफ जा सकती हैं, शिकायत कर सकती हैं। अगर वो आपका पीछा कर रहे हैं, इस तरह से वो आ रहे हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि वो लोग कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं, कोई ऐसे तो नहीं किसी और देश के नागरिक को उनको कोई पहचानता ना हो। जो लोग पीछा कर रहे हैं वो होंगे तो लोकल के स्थानीय लोग हैं आपके बाहर के। बिल्कुल, सब लोग स्थानीय तो हैं, उनके आप जानते होंगे। सपोज दैट कि आप महिला हैं, आप घर से नहीं निकलती हैं, तो घर में जो और भी लोग हैं वो पहचानते होंगे, तो आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? एक्चुअली में चुनावी माहौल चल रहा है। अगर मैंने
सब कुछ सहारा लूँगी। कानून तो हर वक्त मेरे लिए खुला है जी। कानून का सहारा मुझे मिलेगा, मुझे उम्मीद है कानून से ही जीतूंगी मैं। लेकिन इस वक्त चुनावी मुद्दे बना दिए जाएंगे, इसको ये कह दिया जाएगा कि इलेक्शन में ये करने के लिए ऐसा कर रही हैं। 14 तारीख के बाद सारे मामले कानून से ही चलेंगे भाई। ये इलेक्शन होने दीजिए। सब लोगों को जानती हूँ, थोड़ा सा मेरी जो इस्लाम नगर की आवाम है ना, उन लोगों को चंद रुपए देकर, वो गरीब फैमिली से हैं, चंद रुपए देकर उन लोगों को बहका दिया जाता है कि आप ऐसा करो। अच्छा, वो अपने पेट के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं जानबूझकर उनके साथ गलत करूँगी। तो वो कौन मेरी लोग हैं जो लड़ाई ये उन करवा लोगों रहे से हैं? नहीं है, मेरी लड़ाई बेचारों से उनसे क्यों होगी जो पैसे लेकर ऐसा कर रहा है। मेरी ये सीधी सी लड़ाई अब उन लोगों से है जो उनसे करवा रहे हैं। आप ठीक है, ये आपने कई बार इस बात को दोहराया कि कुछ लोग हैं जो करवा रहे हैं ये, तो कौन लोग हैं वो आखिर? आप उनको आप भी जानते हैं, पब्लिक जानती है। इस्लाम नगर में, पूरे इस्लाम नगर के या पूरे क्षेत्र में मेरे हस्बैंड का कोई भी विरोधी नहीं था, और जो था उसको सब लोग जानते हैं और चर्चित भी है, और उसको अपनी हार का भी डर है और मुझसे बहुत डर है। अब आपको मैंने इतनी बात बताई कि इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है जी। देखो, आज भी मेरे हस्बैंड से हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग बहुत प्यार करते हैं। नहीं, हम तो अब जब ये आपने जो बात कही, अगर आपने डायरेक्ट तो नहीं कहा बट इनडायरेक्टली आपने जो सब कहा, समझ जाएंगे, पब्लिक सब जानती है। देखिए, हम तो समझदार इंसान सब समझ जाएंगे। आप सुनिए, आप जो सीधी बात कह रही हैं कि इलेक्शन वो हार जाएंगे, तो इलेक्शन कौन हार जाएगा, या यहाँ पर किससे आपके हस्बैंड का कॉम्पिटिशन था? पब्लिक जानती है, सहजवान की पब्लिक जानती है, इस्लाम नगर की पब्लिक जानती है, पूरे विधानसभा जानती है, विधानसभा के बाहर भी लोग जानते हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग जानते हैं। भाई, मुझे मेंटली इतना प्रेशर, इतना डिप्रेशन, बाहर निकलना मेरा दुश्वार है। किसी भी तरह से मैं हिम्मत हार जाऊं, जब कहीं से भी नहीं चली लोगों की कैरेक्टर से लेकर दुनिया की, अब मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी कैमरे के सामने मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या अल्फाज मैं अपने लिए सुन रही हूँ, यहाँ के लोग भी सुन रहे होंगे जब आप ये चलाएंगे कि मैंने क्या नहीं सहा है और क्या नहीं सह कर आई हूँ। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक खबर आई, किसी ने बताया 4 लोग मेरे घर आए। एक कुर्ता पजामे पहने था, 2 लोग जीन्स पहने थे, जैकेट पहने थे। वो आके 1 घंटे में उनके 4 राउंड मेरे घर के हुए। 4 राउंड मेरे घर के अंदर आए थे, बाहर? घर के बाहर, घर के अंदर आने का तो सवाल ही नहीं होता। घर के बाहर आए थे। जब वो नहीं, तो एक बच्चे को चौक में मेरे रोककर उन्होंने उससे पूछा कि वाहिद खां का बेटा कौन है। तो मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे किस तरीके से फंसा, मतलब मैं पागल हो जाऊँ दिमाग से। जाहिर सी बात है, मेरे पास खोने के लिए सिर्फ एक बच्चे ही तो बचे हैं, कुछ नहीं बचा भाई। पैसा तो हाथ पैरों को मैल होता है, कभी भी कमा लूँगी, रिश्ते कहाँ से लाऊंगी? रिश्ते तो मैं खो चुकी हूँ, और मेरे पास असल में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस समाज के सामने मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। मैं एक आयरन लेडी हूँ जिसने अपने हस्बैंड को खो दिया, मासूम बच्चा है 2 साल का, और लोगों का, इतने विरोधियों का, इतनी साजिशों का शिकार हो रही हूँ मैं, उसके बावजूद भी यहाँ टिकी बैठी हूँ मैं। तो जाहिर सी बात है, मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ, आयरन लेडी हूँ, लेकिन एक माँ तो माँ होती है, ममता होती है। अगर कोई इन हालतों में आकर उसके बच्चे के लिए पूछेगा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, माँ का दिल दुखेगा। कौन लोग थे वो? मैं किसी तो ने घर जाना ही नहीं? मेरी बेटी ने फ़ोन किया मुझे, बड़ी ने। बेटी बोली मम्मा 4 बार 1 घंटे में 4 लोगों ने चक्कर लगा दिया है, और आके और उसी से पूछा किसी बच्चे से कि वाहिद खां का बेटा कौन सा है। तो मैं फ़ौरन में घर आई वापस। जब मैं फ़ौरन घर वापस आई तो मैंने आके देखा, मैंने पहले अपने बच्चे को गले से लगाया। मैंने कहा कौन आया था? तो बोले मम्मा पता नहीं, हुलिया बताया मेरी बेटी ने, बच्चे ही थे घर पे। जाहिर सी बात है, मैं घर आ जाती हूँ। अब इतनी यहाँ तक नौबत आ गई है, मैं घर से बाहर आती हूँ, मैं अपने घर की मर्द भी हूँ, औरत भी हूँ। अगर मैं कमा कर नहीं खिलाऊंगी तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों को कौन पालेगा जी। तो मैं अपने बच्चों को लॉक करके आती हूँ। मैंने कहा अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है बेटा मुझे कॉल करो, मैं घर तक पहुँचाऊँ। तो पता नहीं, ये चुनाव हमने पहले कभी ऐसे नहीं देखे, और जगह भी चुनाव हो रहे हैं कि एक लेडी के साथ, मगर अल्लाह के ऊपर मुझे भरोसा है। ये बताइए बुशरा खान जी कि आपके जो हस्बैंड थे पूर्व चेयरमैन थे इस्लाम नगर नगर पंचायत से जी, और शहर के सम्मानित व्यक्तियों में गिनती थी आपके घराने की, और समाजवादी पार्टी में एक बड़ा कद था उनका, बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी के जी।
ये तो हुआ आपका, जो भी आपका ये चल रहा है सब जो सिनारियो में जो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी ने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया इसमें? ये जिस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, एक समाजवादी पार्टी के एक बड़े लीडर रहे हैं, उनकी वाइफ को इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है इसमें? ये एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि भाजपा का एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग कहते हैं कि भाजपा उस पर खरी नहीं उतरी। अखिलेश यादव, अखिलेश सरकार के बारे में लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को पूरा सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। तो अगर पार्टी अपने ही एक नेता की पत्नी का, विधवा का अगर सम्मान नहीं बचा पा रही है, उनके लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है, तो इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा? क्या पार्टी आपके लिए आ रही है निकल कर या नहीं आ रही है? एक्चुअली में पॉइंट है आपकी बात में, विरोधी भी तो यही चाहते हैं मैं पार्टी के लोगों को बुलाऊं। विरोधी जो मेरे साथ खेल खेल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, नेताओं से इनके लिंक्स हैं, ये नेताओं से बात करती हैं, सभाएं कर रही हैं, वोट मांग रहे हैं, वही तो मैं नहीं। मुझे अभी किसी का, मैं खुद में इतनी कैपेबल हूँ, मुझे चाहिए कानून का सहारा, नेताओं का सहारा। मैं जब चाहूँगी, पार्टी के लोग इतने भले हैं, उन लोगों ने मुझको इतना आश्वासन दिया था चेयरमैन साहब के गुजरने के बाद, आपको हमारी जहाँ ज़रूरत हो। हालांकि समटाइम्स मेरे पास खबर भी आती है कि कहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है, बताओ हमारी कहाँ ज़रूरत है। लेकिन भाई आपको लगता है कि इसमें मुझे पार्टी के लोगों की सहारे की ज़रूरत है? पार्टी के सहारे कानून किस लिए बना है हमारा? मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपका तो मेरे नहीं। साथ सिंपैथी जी है, जी, मेरा सवाल जो है ना, एक्चुअली एमपी साहब की भी सिंपैथी है। हाँ। मेरे साथ, और जो हमारे मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी ओमकार सिंह यादव जी, उन्होंने भी मुझे कॉल किया और उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप मैं कोई किसी तरह की, मैंने कहा नहीं, मैं कानून के सहारे से मैं निपट लूँगी। मैंने अभी कहा था मैं निपट लूँगी सारी चीज़ों से, क्योंकि मैं 1.5 साल से यही चीज़ें फेस कर रही हूँ लगातार। अब मैं आपको क्या बताऊँ, क्या क्या सुन रही हूँ, क्या क्या फेस कर रही हूँ। तो मुझे ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता कि मैं इसको फेस नहीं कर पाऊँगी, और ईज़िली कर लूँगी, बहुत जल्द कर लूँगी भाई मेरे। और लेकिन अभी चुनावी माहौल चल रहा है। मैं किसी भी चुनावी माहौल में दुश्मनों की रणनीति का जो बनी हुई है कि इसको चुनावी माहौल को लेकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसको यहाँ फंसा दो, वहाँ फंसा दो, मैं फंसना नहीं चाहती। देखिए, अब अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो ए लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ हैपनिंग देयर, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें इनडायरेक्ट हैं कि कोई वहाँ पर जो है ये उसमें कहीं भी आपके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं है, आपका नाम लेकर कुछ नहीं है, तो आपको कानून का सहारा भी किस तरह से लेंगे? कानून आपको किस तरह से सहायता प्रदान करेगा? मेरे पास मेरे हस्बैंड की लिखी हुई कुछ चीज़ें हैं जो उनकी हैंडराइटिंग में है, जो कि चेक करा सकते हैं आप कहीं से भी, कोई किसी भी लैब से वो चेक करा के मंगाएं किसका राइटिंग है। दूसरी चीज़, और मैं गवाह हूँ, मैं खुद फेस कर रही हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास फेसबुक पर जो लिखा गया है, और ऐसी भी बात नहीं है कि मेरे पास प्रूफ नहीं है। अच्छा, आप मुझे नाम ये लेकर भी प्रूफ है, नाम लेकर प्रूफ है। आपके हस्बैंड को, जैसा आपने कहा, 1.5 साल के लगभग उनकी डेथ को हो गई। तो आपने अब तक क्यों नहीं किया? क्या विधानसभा चुनाव का इंतजार था? क्या बात है? नहीं, मुझे तो आज भी चुनाव का इंतजार नहीं है, पहले भी नहीं किया। तब क्यों नहीं किया आपने 1.5 साल में? बर्दाश्त कर रही थी भाई, बर्दाश्त करनी भी चाहिए, और जब तक फेस करना चाहिए, जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं सबक सिखाने की ज़रूरत आ जाए तो सबक भी सिखाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि अब सबक सिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब तक नहीं लगा, लेकिन अब जो बदतमीज़ियाँ अब तो हो रही हैं, सारी चीज़ें, अब मुझे लगता है कि सबक सिखाने की ज़रूरत है। जो इंसान मेरे बच्चों के साथ इस तरीके की हरकत कर रहा है, मेरे साथ इतनी हरकत कर रहा है, मैं घर से निकलती हूँ, कैमरा मेरे पीछे, लोग मेरे पीछे, गाड़ी मेरे पीछे, तो अभी ये, अच्छा, ये जो शुरुआत हुई है वो अभी हुई है 20 दिन से, और उससे पहले मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी नहीं थी। उससे पहले तो बस ज़ुबानी जंग थी, जो कोई फेसबुक पर, सोशल साइट्स पर, सोशल मीडिया पर कर रहे थे, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता था मुझे कोई। लेकिन अब जो ये फॉलो करना, कैप्चरिंग करना, ये अब शुरू हुआ है। 20 डेज़ से देख रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट जो लगता है संभल की, मैं टीचर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे इन सारी चीज़ों के लिए इलेक्शन होने देना चाहिए। इलेक्शन के बाद, अभी सब लोग बिज़ी भी हैं, इलेक्शन के चुनाव में ऑलमोस्ट सारा प्रशासन बिज़ी है, तो आराम से करते हैं, आराम से देखते हैं सारी चीज़ें। और अच्छा, दिसंबर आ रहा है 2022 का, हाँ जी, और निकाय चुनाव होना है, नगर पालिका, नगर परिषद चुनाव भी होंगे, तो क्या आपका इरादा है, क्या इस तरह की जो चीज़ें एकदम से हुई कि अचानक से आपको टारगेट किया जाने लगा? अभी तो मैं एक टीचर के पद पर हूँ, और
अगर मेरे मुकद्दर में अल्लाह ताला ने लिखा होगा तो इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये अभी तो मैं अपनी जितना भी मेरी ड्यूटीज़ होनी चाहिए एज ए एम्प्लॉयज़, जहाँ भी मैं अपनी विभाग के सम्मान रख सकती हूँ, जहाँ मेरी विभाग की छवि गंदी ना करें लोग, मुझसे भी ना ऐसी गलती हो कि मैं अपने डिपार्टमेंट की छवि को गंदा करूँ, आचार संहिता की जो जितने भी नियम हैं उनका पालन करूँ। और मैं नहीं चाहूँगी मेरी तरफ से अब मेरे डिपार्टमेंट की छवि गंदी हो, तो इसलिए अभी तो मैं अपने घर हूँ, बाकी ये पब्लिक है और पब्लिक अगर मुझे लाइक करेगी तो मैं चाहूँगी मैं मेरे हस्बैंड के नाम को एक बार ज़िंदा करूँ, एक बार ज़िंदा करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। हम आपको बताएं, सोशल मीडिया पर हम ये देख रहे हैं कि अचानक से इस्लाम नगर और सहसवान की राजनीति में हॉट टॉपिक बन गई है ये बात। और क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट जब हम काम करते हैं तो लोग हमसे भी इस बात की अपेक्षाएं रखते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। और अगर ये अपेक्षाएं थी, इसीलिए आज जो जागरूक होंगे वो स्टैंड लेंगे। मैं आपका इंटरव्यू लेने का मैं बेगुनाह हूँ, मैं बिल्कुल ही बेगुनाह हूँ। और अगर मुझे कोई सता रहा है तो जाहिर सी बात है, जिसका ज़मीर अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा है और जो अपनी जगह पर हक़ बोलता है, जो मुस्लिम है और जो नॉन मुस्लिम है, लेकिन जिनमें इंसानियत है, वो लोग स्टैंड ले भी रहे हैं और लेते रहेंगे। मेरे पास मैसेजेस आए लोगों के, और लोगों ने कहा, कल मैंने एक लाइव किया फेसबुक पर, वहाँ भी लोगों ने ये कहा कि आप इस मुद्दे को उठाइए और आप ये बात रखिए कि इस तरह से उनके साथ जो ये किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी फॉलोइंग भी बढ़ रही है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरे लिए इतनी सिंपैथी दी है और इतनी मेरे फ़िक्रमंद हैं। भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया। और बस क्या कहूँ, वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, अल्फाज नहीं बचे। बस आप सब लोग दुआ करिए कि मुझे अल्लाह हिम्मत दे कि जो विरोधी मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, इस्लाम नगर से मेरे शोहर का नाम ख़त्म करना चाहते हैं, बेच के मुझसे कहते हैं, सीधे सीधे कहा कि बेच के चली जाओ, चेयरमैन साहब को ही क्या मिला यहाँ पर जो तुम्हें मिलेगा। तो मुझे कुछ भी पाने की ख्वाहिश नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ मेरे शोहर का नाम यहाँ ज़िंदा रहे, लोग उन्हें याद करते रहें। बाकी अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मेरे बच्चे वैसे मेरे शोहर की ख्वाहिश थी वो पढ़ें लिखें, बहुत अच्छे बने, और मेरे बच्चों की अमानत है ये। मेरे पास तो अपनी नौकरी का इतना है भाई, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से गुजर बसर कर सकती हूँ, लेकिन ये जितना मेरा एम्प्लॉय है तो मेरी बच्चों की अमानत है। बिकॉज़ मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो मैं दुआ करती हूँ, आप लोग भी अल्लाह से दुआ करिए, मुझे अल्लाह ताला इतनी हिम्मत और इतनी ज़िंदगी दे कि मैं मेरे बच्चों की अमानत उनके हाथ में सुपुर्द करके और मैं भी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। बस इससे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। बाकी उनके बाप की बनाई हुई विरासत है ये, बच्चे जाने बच्चे क्या करेंगे आगे को, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे हाथ से कोई भी चीज़ बिगड़े। देखिए, मैं बना नहीं पाऊँ ज़्यादा तो बिगाड़ भी नहीं। देखिए, हम जो ग्राउंड पर देख रहे हैं बुशरा खान जी, तो उसमें लोग आपके फेवर में निकल कर आए हैं। और ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आपका, अगर हम नगर पालिका की बात करें तो इस्लाम नगर है, लेकिन सहसवान जैसी जगह में भी लोग इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि तहरीर दी जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो एक्शन लिया जाए, पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए। तो मुझसे भी लोगों ने कहा इस बात को कि हम तो चाहते हैं कि हम तहरीर दें, और वो तो क्योंकि वो कार्य क्षेत्र जो है पुलिस का वो इस्लाम नगर है, तो वो सहसवान में तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये आपको लग रहा है इससे कि तो आपको राजनीतिक फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों से? मैं राजनीति में हुई नहीं जो मुझे राजनीतिक कोई फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे इंसाफ मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पुलिस कानून इतनी जल्दी मुझे इंसाफ नहीं देगा जितनी जल्दी ये पब्लिक मुझे इंसाफ देगी। अगर पब्लिक की सिंपैथी मेरे लिए हो गई है तो सोच लो मुझे इंसाफ खुदा की तरफ से मिल गया। और शायद हो सकता है कि अगर पब्लिक ने मुझे इंसाफ दे दिया तो मुझे किसी कानून की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन ए सिविल सोसाइटी। जहाँ एक महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए। एज ए जर्नलिस्ट अगर हम आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन अगर जर्नलिस्ट बाद में इंसान पहले हैं, अगर कहीं ऐसी कोई चीज़ देखते हैं जहाँ किसी महिला का उत्पीड़न हो, या वो तो एक इंसान का ये नेचर है कि वो निकल कर आता है एकदम से बाहर, और ये इंसानियत का तकाजा भी है कि आप निकल कर आइए।
लोगों ने जब मुझसे ये बात रखी कि आप जाइए और उनसे बात कीजिए, उनका पक्ष जानने की कोशिश कीजिए, तभी मैं इस्लाम नगर आया। और यहाँ पर आकर जब मैंने लोगों से बात की तो लोग यहाँ भी इंटरनली हर्ट है इन सब चीज़ों को लेकर। तो उसको अगर आपका ये इरादा अगर राजनीति में आने का है तो मुझे लग रहा है कि वो फ़ायदा तो आपको मिल गया। अगर विरोधियों ने तो ये आपको फ़ायदा कर दिया, नुकसान क्या किया आपका? खुद ही किया। उनको डर था मुझसे, कहीं ऐसा नहीं हो मैं किसी से वोट की अपील करूं। कुछ लोग हैं जो मेरे हमदर्द हैं, 4000 वोट मेरे हस्बैंड को उन लोगों ने दिया था जो बिल्कुल गरीब लोग थे और बिल्कुल ही उनके आगे अगर आप दुनिया की कायनात ला के रख दें तो वो किसी और को वोट नहीं करते। तो उनकी हमदर्दी तो है ही मेरे साथ, और वोट की तो अभी कहीं किसी से कोई बात ही नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है विरोधियों को ये थोड़ा लग रहा होगा कि कहीं ऐसा नहीं हो ये किसी से वोट की अपील करे, हमें नुकसान दे, इस चीज़ के लिए हमें कहीं इससे नुकसान ना हो। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कहा नहीं है। लोग मुझसे पूछते भी हैं, राय भी लेते हैं, तो मैं कहती हूँ अपना एक अच्छा नेता चुनो, पढ़ा लिखा नेता चुनो अपने लिए। हम MA हैं, हम BA हैं, हम ग्रेजुएशन हैं, हमने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज़ ली हुई हैं, लेकिन हमने अपना लीडर किसको चुना है जो 8वां पास है, 9वां पास है। तो जाहिर सी बात है कि वो हमें पढ़ाएगा या हम उसको। वो लीडर ठीक है आते हैं बिना पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन मेरी लोगों से ये अपील है, गुजारिश है कि लोग अपने लीडर को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लीडर चुनें और बहुत ही साफ़ छवि वाला लीडर। ऐसा नहीं हो कि उसका कोई हिस्ट्री शीटर हो और उसमें कहीं ना कहीं दंगे फसादों में इन्वॉल्व हो। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को आपको नहीं चुनना चाहिए। वो मैं इसलिए कहती हूँ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते, कि अपने लीडर भी अच्छा चुनिए और अपने मन से वोट करिए, जो अच्छा है उसके लिए वोट करिए। पैसों से वोट मत करिए, शराब पीकर वोट मत करिए, अच्छे लीडर को वोट दें। और धर्म के नाम पर बिल्कुल भी वोट ना दें, मज़हब हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ना दें। अच्छे लोग के अच्छे विकास के लिए वोट दें और धर्म के नाम पर वोट ना करें। और पढ़े लिखे अपना लीडर चुनें, अपने से एटलीस्ट अपने से तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। बाकी हम पे कोई बिना पढ़ा लिखा राज करेगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा देखिए, मैं आपको अगर पूरे देश की बात करें हम तो कहीं ना कहीं धर्म की चाशनी जो है वो हमारी राजनीति में घोल दी गई है। वो कहीं उससे मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव कोई भी चीज़ आजकल जो है वो धर्म से अछूती है। आप ताज़ा मामला चल रहा है, देखा होगा आपने कर्नाटका में हिजाब को लेकर, और उसमें वहाँ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के बारे में कहा कि हमें स्कूल में हिजाब पहनकर प्रवेश करने की अनुमति मिले, जबकि कॉलेज प्रशासन ने, स्कूल प्रशासन ने मना किया। अब उनके विरोध में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और वो उन्होंने भगवा गमछा जो है गले में डाल लिया। तो जिस उम्र में बच्चों के सामने कंपटीशन होने चाहिए उनके फ्यूचर का, उनकी ज़िंदगी बनाने का, वहाँ बच्चे आज धर्म की बात कर रहे हैं कि हमें हिजाब चाहिए, हमें भगवा स्कार्फ चाहिए। तो अब क्योंकि आप ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि एज ए टीचर, और टीचर पर जो होता है वो देश के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी होती है। तो आजकल जो ये सब चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए आपसे पूछा, हालांकि हमारे इंटरव्यू का इससे वास्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एज ए टीचर आप ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो एक अध्यापक होने के नाते क्या गुजरती है आप पर इन सब चीज़ों से? मुझे बहुत तरस आता है ऐसे लोगों पर जो HM की बात करते हैं। एक्चुअली मैं भी एक मज़हब से ही हूँ, मुस्लिम मज़हब से हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला हमारा जो मज़हब है, धर्म है, वो इंसानियत होना चाहिए। और चाहे वो हिंदू धर्म का है, चाहे वो मुस्लिम धर्म का है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं वो किसी भी धर्म का नहीं है। क्योंकि ना ही हमें हिंदू धर्म ये सिखाता है कि हम झूठ बोलें, चोरी करें, डाका डालें, दूसरे को सताएं। ना ही हमें मुस्लिम धर्म ये सिखाता है कि हम इस तरह की हरकतें करें। कोई भी धर्म हमें झूठ बोलने के लिए नहीं कहता। तो मेरे हिसाब से जो ये हरकतें करते हैं वो इंसान किसी भी धर्म के नहीं हैं। नहीं वो हिंदू धर्म के हैं, नहीं वो मुस्लिम धर्म के हैं, नहीं वो सिख के हैं, नहीं वो किसी भी धर्म के वो हैं ही नहीं। वो सिर्फ अगर एक लफ्ज़ कहा जाता है कि वो सोशल ही नहीं है, वो अहिंसा फैलाने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों की बात को कभी नहीं मानना चाहिए, ऐसे लीडर्स की बात को भी नहीं मानना चाहिए जो हिंसा की बात करते हैं। हम लोग हमेशा से आपस में प्रेम से रहते चले आए और मैं उम्मीद करती हूँ ईद और दिवाली हम लोग साथ मनाते चले आएँ, और आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी लोगों की समझ में आ जाएंगी। लोग इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, पहले की तरह ईद और दिवाली सब एक साथ मनाएंगे। हम आपसे, और मुझे उम्मीद भी है और मैं दुआ भी करती हूँ हमारे आखिरी हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये ऐसा तो नहीं है कि अचानक से हो गई, कहीं ना कहीं हमने निर्माण किया है। अगर हम बात करें इस वक्त TV चैनल्स की,
हाँ जी। तो फिर उनका जो प्राइम टाइम है सिवाय नफ़रत के किसी और चीज़ पर आधारित नहीं है। 9 बजे अगर आप टीवी खोलकर देखेंगे तो इतना हल्ला गुल्ला होता है जैसे कि मछली बाज़ार लगा हुआ है। जो माँ बापों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो नज़र रखें बच्चों पर? अभी आपने सुना हो कुछ दिन पहले बुल्ली बाई डील करके एक ऐप लॉन्च किया गया था जहां मुस्लिम लड़कियों के पिक डाल दिए गए और उनको मानसिक उत्पीड़न किया गया, उनका मानसिक उत्पीड़न लड़कियों का किया गया। एज ए टीचर, क्योंकि आप भी एक माँ हैं, बच्चे हैं आपके, तो माँ बापों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि जो माँ बाप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर जो टीवी चैनल देख रहे हैं और उस पर क्या नफ़रत तो नहीं फैलाई जा रही है? बुल्ली डील ऐप में जो प्राइम एक्यूज़ था उसके फादर ने ये बात कैमरे पर कही थी कि मेरा बेटा लगातार काफ़ी समय से एक टीवी चैनल देख रहा है, मीडिया चैनल, और हो सकता है उसकी वजह से मुसलमानों से इस तरह से नफ़रत करने लगा हो। तो आप इसमें क्या माँ बापों से कहना चाहेंगी, क्योंकि आप टीचर हैं, कि घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने आपको सबसे पहले यही बोला था कि हमें हमारा लीडर और पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। एजुकेशन ही हमें बहुत कुछ सिखाती है, एजुकेशन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो अपने बच्चों को टीवी में ऐसी चीज़ें, चैनल्स अपने बच्चों के सामने भी नहीं देखते, इवन वो खुद भी नहीं देखते हैं, खुद भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, नहीं देखते हैं। मैं मेरे बच्चों को नहीं देखने देती हूँ और ना ही मैं उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात डालती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, हम लोग सब मेरे स्टाफ है। मैं अकेली 10 का स्टाफ है मेरा, 10 लोगों के स्टाफ। मैं अकेली मुस्लिम हूँ, लेकिन हम लोग एक ही प्लेट में बैठकर खाते हैं ना। हमारी मेंटिलिटी ऐसी है, तो तभी कहती हूँ एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए और माँ बापों को अपने बच्चों को खुद भी ना देखें और ऐसी चीज़ों से दूर रहें। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक बच्चे तो कच्ची मिट्टी हैं, हम उन्हें जैसा आकार देंगे वो वैसे ही बन जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों, ये थी हमारे साथ बुशरा वाहिद ख़ान। जिस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे हो रही थी, आप लोगों ने कहा कि उनसे बात की जाए और हम लोग यहाँ आए, उनसे बात की और बात कर चीज़ों को जानने की कोशिश की। जो आरोप उन पर लगाए गए कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे या वोट की अपील की, उन आरोपों का भी बुशरा खान जी ने जवाब दिया। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, अगर आप कुछ चाहते हैं मेरे ज़रिए, तो वो मुझ तक पहुंचाते रहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए। और जो भी हमारा जो ये बोलना तो है यूट्यूब चैनल है, मेरी आपसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके लिंक आप भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो होती है उस आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे जो भी हमारी फ्यूचर में जो फर्दर वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। साथियों, इसी के साथ मैं अनवर ख़ान आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी मुलाकात।